आहिस्ता बोलो। Okay, so all of you can see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the research process involves the formulation phase first, जिसमें आप सब लोग अभी गुजर रहे हैं. My recommendation is कि आप at least 5 research papers daily basis पे पढ़ें ताकि आप within a week or 2 week आप इस stage पे हो कि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या problem लेके चलनी है और किस तरह से उसको solve करना है. देखें, जो मेरा कोर्स पढ़ाने का मकसद था, मैंने शुरू में कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि आप सब लोगों ने कोर्स वर्क इस हद तक किया हो, 6-6, 7-7 सब्जेक्ट्स पढ़े हो, ताकि आपको ब्रॉडली पता हो कि मैंने किस डोमेन में रिसर्च करनी है. ये एक मकसद ये भी होता है, अदरवाइज आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि जी मैं क्या करूं, कैसे करूं. अगर आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं मास्टर्स लेवल पे तो आप इस काबिल होते हैं कि आप 3-4 एरियाज में सोच रहे होते हैं ऑलरेडी कि मैं ये एरियाज के अंदर रिसर्च कर सकता हूं या कुछ मुझे इंटरेस्ट है इस डोमेन के अंदर. इसलिए उस नॉलेज को के ऊपर बिल्ड करते हुए आप सब लोगों ने एज अर्ली एज पॉसिबल अपना डोमेन फाइनलाइज करना है. और अभी तक जो मैंने रिसर्च आपकी जो मैंने प्रेजेंटेशन देखी है, ऑलमोस्ट आप में से हर एक बंदा क्लियर है कि उसने किस एरिया में क्या चीज करनी है. तो दैट इज अ गुड साइन. और उसके ऊपर फर्दर बिल्ड करना शुरू कीजिए. लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रॉन्ग करें, रोजाना पढ़ें और अच्छे पेपर्स पढ़ें जिनके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि व्हाट पेपर्स आर कॉल्ड गुड पेपर्स एंड व्हाट पेपर्स आर नॉट गुड पेपर्स. सो day by day you will improve on your current standing which you are right now. So formulation phase मैं repeat कर दूं कि this is the stage in which you will finalize the topic and you will come to know what is the importance of this topic. For importance again you have to see the literature. आपको research papers बताएंगे कि ये जो topic आप research करने जा रहे हैं ये क्यों important है, इसको करना क्यों चाहिए. क्योंकि आपको नजर आएगा कि इस टॉपिक में लोग अमेरिका में रिसर्च कर रहे होंगे, पाकिस्तान में कर रहे होंगे, यूरोप में कर रहे होंगे, रशिया में कर रहे होंगे. तो जिस एरिया में काम हो रहा होता है, जिस एरिया में लोग पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट एरिया होता है. दैट इज वन वे ऑफ showing the significance of any domain. So the more literature review you go through, you will be more clear on how to approach the problem. So literature review and introduction of the problem is first phase, which is called formulation phase, and you should go through it as early as possible. Second phase जो आपको इसमें नजर आ रहा है वो है design and execution phase, which is the methodology section, जिस पे मैंने आपको first assignment दे दी है कि you have to figure out the baseline paper and its methodology. This will give you an idea कि किस तरीके से आपने अपने problem को solve करना है. हर थीसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाउ यू विल सॉल्व द इशू. द फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू. द सेकंड स्टेज इज मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट इज नॉट द सॉल्यूशन इटसेल्फ.
आपको नजर आ रहा होगा कि नेक्स्ट फेज इज द एनालिटिकल फेज व्हिच इज द सॉल्यूशन फेज। जो मेथोडोलॉजी आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे सेकंड फेज में, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अगले फेज के अंदर। और ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बल्कि आप इसके साथ साथ अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये भी बताएंगे कि ये तरीकाकार जो मैंने फॉलो किया है, ये तरीकाकार कहाँ ठीक था, कहाँ गलत था, किधर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, किधर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एनालिटिकल फेज। इट इज नॉट स्पून फेड फेज, इट इज योर एनालिसिस, it is not the supervisor analysis, it is your analysis, it is your thesis. So you have to come up with the answers of various questions which you will come across during this particular phase. जहाँ तक ताल्लुक है TH1 का, thesis 1 is still methodology stage. You just tell the audience, tell your examiners that I have identified a problem and this problem is important and I have a method which is as shown on my slide to solve this particular problem. That is all. If you are successfully able to do it, it means you have passed your thesis 1 stage, which we also call as proposal defense stage. Once you pass it, then you go on to the next phase, which is analytical phase. This phase is completed in TH2. This is the final thesis stage, जिसमें आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पिच करते हैं अगेंस्ट सिमिलर मेथड्स के, and then you come out with the comparative results where you are good, where you are bad, and that's complete your research. So this is how our research process works. Is everybody clear on it? यस सर। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, क्लियर है। दिमाग के अंदर जा रही है या सर के ऊपर से जा रही है? सर क्लियर हो रहा है। अच्छी बात है सर। रिजवान खान, तो मुझे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही। आ रही है समझ, आ रही है सर। वलीद खान, सर आ रही है सर समझ। okay, if I am able to make you understand, so I hope you have got my point about the TH1 and TH2 stages and a complete research process which must be clear to you. और एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यही रिसर्च के जो प्रोसेस है, यही आपके रिसर्च थीसिस के डिफरेंट चैप्टर्स भी होते हैं। इन्हीं के ऊपर आपने चैप्टर्स लिखते हैं आप। स्टैंडर्ड ये चैप्टर्स की हेडिंग्स होती हैं। पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्शन चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज लिटरेचर रिव्यू, थर्ड इज मेथोडोलॉजी, देन योर डाटा एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजंस, एंड एट द एंड यू गिव योर रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस में आप अपने रिसर्च पेपर्स या अपने टेबल्स या अपने कोड को आप मेंशन करते हैं। ठीक है जी माविश? आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी जाहिर Yes, sir, आ रही है। वलीद खान, आ रही है सर आवाज। साजिद अली रिजवी, सब जो बैठे हैं उन्हें आवाज आ रही है। साजिद अली रिजवी को आवाज आ रही है? लहरी सैयद, मेरे से हटो क्या मैं? अच्छा जी, मैं जिसको कहूँ सिर्फ वो अपना माइक अनम्यूट करे। हर बंदा माइक को अनम्यूट ना करे, इसलिए शोर हो रहा है कि हर एक ने अनम्यूट कर दिया। फखर, आपको आवाज आ रही है? सर क्लियर कर। जी किरण, किरण को आवाज आ रही है? अनम्यूट करके आप बात कीजिए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपने जो थीसिस लिखना शुरू किया वो इन्हीं पैटर्न पे लिख रही हैं आप? बिल्कुल सर, इन्हीं पैटर्न पे और इसी तरह ही मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसमें मेथोडोलॉजी में जो 8-9 सब हेडिंग्स थी उनको एक्सप्लेन किया था सर थीसिस 1 की प्रेजेंटेशन में। ओके गुड। अगर आपने इस तरह से किया था तो बाकियों के लिए भी हम उस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे जब आप स्टेज आएंगे, तो वी लाइक टू लिसन। सर मैं अभी शेयर करूं, आप कह रहे हैं?
नहीं अभी नहीं, आप इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब हम सबसे इस पे मैं प्रेजेंटेशन लूंगा तो आपकी प्रेजेंटेशन भी हम शेयर करेंगे. Okay, so with this we go on to the another topic जो कि मैं आज कंप्लीट करना चाहूँगा before you go on to going through अपना आप जो लिटरेचर रिव्यू करने जा रहे हैं उस हवाले से आपको ताकि आसानी हो. So let me go through that. Okay, so now is this slide visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखें, अभी आप सब लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं. रिसर्च पेपर जो पढ़ रहे हैं डेफिनेटली किसी ने पब्लिश किए हैं, तो पब्लिश करने की कुछ वजूहत होती हैं और वो वजूहत यहाँ लिखी हुई हैं कि व्हाई अ पर्सन वुड लाइक टू पब्लिश हिज और हर रिजल्ट्स. ठीक है रिजवान? Yes, sir. So generally the most important reason of publishing is to share your findings with the research community, right? और इसका एक और बड़ी वजह ये होती है कि ये जो एक ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही है इस टाइम पे, this states के you will publish because you would like to get some funding out of it. Nobody try to write anything unless he or she is finding some funding agencies to fund his or her research to come up with a product. So funding bodies are generally in search of the scientists, clinicians, researchers who are regularly publishing in the journals and the conferences, and based on those publications they are able to write grants. There are various agencies which will fund your proposed methodology to solve a problem. देखिए आप सब लोग जो सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों का एम ये होता है कि इससे कुछ प्रोडक्ट बन जाए. इस फॉर्मल रिसर्च को इसकी फायदा उस वक्त है जब इससे कोई ऐसी चीज मार्केट में आ जाए जो कि जिससे लोग फायदा उठाएं. सो आजकल दुनिया एक नए ट्रेंड पे चल रही है कि आपको नजर आएगा कि लोग जब बाहर जाते हैं या बहुत सारी जगहों पे रिसर्च होती है वो इस तरह से होती है कि दे फोकस ऑन अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के लिहाज से दे हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम computer science domain, from management science domain, and accordingly they do various things जो कि उस प्रोडक्ट की मार्ज़े वजूद में आने के लिए ज़रूरी होती हैं. उसमें वो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स को उसके उन एस्पेक्ट्स पे इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे उसकी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशंस इन्वॉल्व हैं या उनकी कुछ एनालिसिस इन्वॉल्व हैं या कुछ डिस्कशंस इन्वॉल्व हैं. और जो CS के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय करते हैं और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बन जाती है जिसमें लोगों के थीसिस भी हो जाते हैं और वो मास्टर्स और PhDs भी कर लेते हैं. क्या ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ? जी सर. जितनी एडवांस कंट्रीज हैं दे फॉलो दिस पैटर्न, ऑल्दो हमारे मुल्क में शायद उस तरह से अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सका है, but this is the way how advanced countries are operating. They focus on a product and then they employ the concerned specialists from various domains to do their research, to complete their formal degrees, as well as they in the process they complete that product as well. और उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, he should be able to get funding for those students and for that particular product. So he should be able to write grants. उसको ग्रांट लिखनी आनी चाहिए. So grants लिखने के लिए writing is a specialized process जिसके लिए आप जब आप लिखना शुरू करते हैं, अगर मैं भी आपसे कहूँ कि जी आप अपना एक पैराग्राफ लिख दें मुझे मेथोडोलॉजी के ऊपर जो आपने पेपर पढ़ा है, तो आपके लिए कदरे मुश्किल होगा लिखना. आसान काम नहीं है. राइटिंग इज डिफिकल्ट थिंग. अगर आप अपना एजुकेशनल कैरियर पे गौर करें तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त आती होगी जब आपसे कहा जाएगा यार इस सवाल का जवाब दें. पढ़ना आसान होता है, लिखना मुश्किल होता है. तो लिखना जो है, बोलना भी आसान होता है. लोग बहुत
फालतू बोलते रहते हैं जिस तरह मैं बोल रहा हूँ? नो सर। लेकिन लिखना मुश्किल होता है, तो लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, लिखने के लिए एक्सपर्ट वर्किंग चाहिए। इसलिए आप नोट करेंगे कि जो लोग हायर करते हैं आपको, या जो लोग आपको से खास डोमेन में लेके चल रहे होते हैं, दे प्रेफर स्टूडेंट्स विद दी थीसिस, बिकॉज थीसिस जो है उसमें से जब आप गुजरते हैं तो ना सिर्फ आप पढ़ना सीखते हैं, पढ़ना समझना, बल्कि आप लिखना भी सीखते हैं। आप थीसिस लिखते हैं, आप प्रपोजल्स लिखते हैं, आप थीसिस के बाद रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। तो ये सारा लिखने वाला प्रोसेस में से आप गुजर चुके होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो कि एक नॉन थीसिस वाला नहीं कर पाता। जब वो नहीं कर पाता तो वो बहुत पीछे होता है आपसे। और जिन लोगों ने एक खास स्टेज पे पहुंच चुके हैं थीसिस के, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब उन्होंने शुरू में लिखना शुरू किया था तो शायद उनको कुछ समझ नहीं आती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने अपनी चीज़ों में ग्रिप हासिल की है तो अब वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते होंगे। स्पेशली आई विल आस्क, जो मुझे आप लोगों में मालूम है शायद किरण इज द ओनली वन जिसने TH1 डिफेंड किया हुआ है, तो शी मस्ट बी एबल टू ऐसे verify my hypothesis whether it's easy to write, or how she feels after say a couple of months of writing, where she places herself from the place where she was 3 months back. तो दैट्स ट्रू। कई दफ़ा मैंने उसको लिखा, फिर सुपरवाइजर ने उसको नहीं अप्रूव किया, मैंने अपनी इवन सैम्पलिंग डिज़ाइन कई दफ़ा चेंज की। दैट्स ट्रू सर। मतलब पहले तो बहुत ही स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, मगर उसके बाद आपको ऐसी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है। ठीक है, so this should be clear to everybody. So अगर आप इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो इस एफर्ट की आपको बाद में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, और ना सिर्फ खुद से मिलेगी बल्कि जो लोग आपके काम को देख रहे होंगे वो भी इससे आपके काम से खुश होंगे, और आपको दे विल टैप ऑन योर शोल्डर के इट्स अ गुड वर्क व्हिच यू आर डूइंग। सो माय पॉइंट इज कि जो आप पब्लिकेशंस करते हैं या पब्लिश करते हैं उसका एक खास मकसद है, वो एक लर्निंग है। वो लर्निंग स्टेज से अगर आप गुजर जाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, और अकॉर्डिंगली आप यू विल बी प्रेफर्ड अमंग दोज गाइज जो कि जिन्होंने आज तक कभी कुछ लिखी नहीं है, या कोई चीज इस तरह से उन्होंने पब्लिश नहीं की है। सो पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट, और जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं दे विल पब्लिश based on your publications in the international journals of repute and conferences, because once you publish in any international journal or in international conference, then it means a person who doesn't know you, they have reviewed your work and they have approved your work to be published. So it means there is a sense of merit in your work. So अगर मैं से आपको पैसे देना चाह रहा हूँ तो मैं पैसे असद को क्यों दूंगा और वकास को क्यों नहीं दूंगा, सिर्फ इस बेस के ऊपर बिकॉज आई नो कि असद हैज पब्लिश्ड एंड ही हैज एक्सपीरियंस इन दिस एरिया एंड वकास हैज गॉट नो एक्सपीरियंस। सो माय प्रेफरेंस वुड बी कि मेरा पैसा जाया ना हो, मैं ऐसे बंदे को दूं जो कुछ कर सकता है, और वो इस तरह से कर सकता है कि वो मेरिट पे नजर आ रहा है कि उसने कुछ चीज छापी हुई है। बाय छापने से आई मीन्स कॉपी नहीं की हुई बल्कि अपना इंटेलेक्चुअल एफर्ट की हुई है। ठीक है, ओके। फ्रॉम हेयर ऑन एक और एक्सरसाइज या समझें कि आप एक और आपकी असाइनमेंट भी है, फाइंड आउट वेरियस फंडिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान and figure out their funding proposals templates. उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, आपको उनके फंडिंग एजेंसीज के प्रपोजल्स भी नजर आएंगे, उनको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि क्या फ़र्क है एक फंडिंग प्रपोजल के कंटेंट में और जो आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा है यूनिवर्सिटी का उसमें। मारूफ को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी, महरीन को आ रही है? जी सर आ रही है। तारिक अजीज, जाहिदुल्लाह को आवाज आ रही है? यस सर। जी, फखर साहब को आवाज आ रही है? मुस्तफा, आप बहुत आ जा रहे हैं, आपने कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, आपको आवाज आ रही है? सर आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों का इशू हो रहा है। आई रिक्वेस्टेड यू लास्ट टाइम एज वेल। इन इश्यूज की वजह से बार-बार। सर आई एम इनसाइड एबटाबाद काकूल।
एबटाबाद में तो मसला नहीं होना चाहिए, तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ पाकिस्तान। सर आई एम इनसाइड एकेडमी पीएमए, यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। इंटरनेट के भी इश्यूज हैं, मैं मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हूँ क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आउट होती है तो उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी इश्यूज आते हैं। आप वो जोन की डिवाइस ले लीजिए ना। जी सर, जी सर। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे माउंटेनियस टेरेन है, वो भी उसके सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं यहाँ पे, ऑल्दो आई पोजेस वन, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर पिंडी आ जाया करें लेक्चर लेने। सर अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल बंद हुआ, लॉकडाउन हुई है एकेडमी, वी कैन नॉट गो आउट, नोबडी कैन। तो रिपेंड कर दीजिए, अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट ले लीजिएगा। सर होपफुली आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू इंशाल्लाह। क्योंकि I will not accept anything of this sort. सर फाइन। ओके, सो मैंने जो टारगेट दिया है वो आपको क्लियर है कि जो मैंने बताया क्या करना है आप लोगों ने? जी हाँ सर। जी सर क्लियर। तो काइंडली ये असाइनमेंट का हिस्सा नंबर 2 है। पहली असाइनमेंट में पहला पार्ट था कि आपने अपने बेसलाइन पेपर को फाइनलाइज करना है, उसके मेथोडोलॉजी सेक्शन को की ब्लॉक डायग्राम बनानी है और पेपर के ऊपर रिव्यू लिखना है। ठीक है, प्राइमरीली मेथोडोलॉजी पे रिव्यू लिखना है। ठीक है मारूफ? यस सर। आप महविश से कुछ डिस्कस कर रही हैं? हाँ सर, मैं तो लिख रही थी जो आप मुझे बोल रहे हैं प्राइमरी रिव्यू करना है, उसको मैं लिख रही हूँ। ओके गुड। ज़िबुन्निसा? यस सर क्लियर। जी वकास चौधरी? सर नोटेड। मदिया महमूद? जी सर। अच्छा चले ठीक हो गया। सो दिस इज सेकंड पार्ट जिसमें आपने जो डिफरेंट ग्रांट देने वाली एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जरा फिगर आउट करें और देखें कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो किसी एक रिसर्चर को पैसे दे सकती हैं टू डू एनी प्रोजेक्ट, टू डेवलप अ प्रोडक्ट। और फिर उनका फंडिंग एजेंसी का जो परफॉर्मा है या जो फंडिंग प्रपोजल है वो डाउनलोड करें, उसको देखें और उसका कंपैरिजन करें विद द रिसर्च प्रपोजल व्हिच यू have seen of the university. This is my requirement. Okay, so now see this particular slide. क्या समझ आता है स्लाइड को देख के मुस्तफा? मुस्तफा को आवाज आ रही है? सर मैं लेट मी रीड, मैं आंसर करता हूँ सर, मैं एक दफा पढ़ लूँ। पढ़ लीजिए। I'm unable to get anything out of this. समझ नहीं आई क्या बात कहना चाह रहे हैं इसमें? I could not make out. अच्छा चले लेट्स स्टार्ट समबडी एल्स। साजिद अली रिजवी आप बताएं। पेपर हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट होता है तो उसमें मतलब कि मटेरियल लिटरेचर रिव्यू वगैरह। सर मैं बताऊं? जी बताइए वकास। सर इसमें इस तरह होता है कि आपने एक आर्टिकल या जो आपका आइडिया है आप उसे प्रेजेंट करते हैं एक वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो रिसर्चर्स या जो रीडर्स आते हैं वो उसको रीड करते हैं। अगर
ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 27% से कम रीडर्स आते हैं और आपका आर्टिकल या पेपर वगैरह पढ़ते हैं। तो इसका अगर कम हो तो फिर तो ये है कि आप मंजर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है सीवी की कि आपकी सीवी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपका आथर होगा वो भी आपका पेपर प्रपोजल या थीसिस वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो पब्लिश नहीं करेगा। यार वैसे वकास तेरी एक्सप्लेनेशन सुन के ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो ना वो गाड़ी में बैठूं तेरे पास पहुंच के तेरे हाथ चूम लूं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट सर। थैंक यू कि तू समझ रहा है कि मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तुझे। यार ऐसा करें कि इस स्लाइड को ना सारे लोग गौर से पढ़ें एंड आज हम एंड करते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल आप सब लोग अपने पूरे दिमागी सलाहियत के साथ बात कर रहे हैं। तो दिस एक्सप्लेनेशन टेल्स मी कि इस वक्त जो है ना ये इस वक्त दुनिया में नहीं है वकास। सर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा? तो मेरा ख्याल में इसको जरा आई हैव अपलोडेड दिस प्रेजेंटेशन, इसको जरा इस पर्टिकुलर स्लाइड पे गौर कीजिए एंड वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम स्लाइड इन द नेक्स्ट क्लास। सही, ठीक है, आज की क्लास काफी हो गई है। ओके सर मैं इस पे कमेंट कर दूं? इतना ही सर काफी जी है। मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं सर? देखिए अगर हमने शेयर करनी शुरू की तो फिर 1 घंटा और गुजर जाएगा। ठीक है सर। The choice is yours. If you want to continue, I can continue. हो सकता है सर 1 मिनट में खत्म हो जाए। कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं 1 मिनट फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। I'll go ahead and I'll try to complete this topic. ये जो आगे चीजें हैं I'll go till this point. जी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है फिर। यहाँ इसको फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मुलाकात होती है सर। तो okay, we penned it to the next class. आप जिनको समझ आ गई है वो भी जरा दोबारा गौर से देखें, बिकॉज ये ना हो कि वो मुझे गलत एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू गेट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो मैंने आपको असाइनमेंट एक दी है, उस असाइनमेंट पे भी आपने मुझे सबमिट करना है 1 वीक टाइम के अंदर, और नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन में चीज मैंने आपको ऐड करने का कहा है वो ऐड भी कर लीजिए। So accordingly, we'll start here from this slide again. Okay, sir जी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन अगर आज के काम में से है किसी को तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। सर हम रिसर्च पेपर को कैसे अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, कोई छोटी बहुत टिप्स दे दें। मारूफ सवाल पूछ रही है। महरीन सर। महरीन सर। कि किस तरह से अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, तो कोई टिप्स दे दें कि हम लोग रिसर्च पेपर को कैसे बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं। रिसर्च पेपर को बेहतर तरीके से रीड करने का मतलब ये है कि आप उसको मिनिमम 5 दफा पढ़ें। सॉरी सर। मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करवाऊंगा व्हिच विल टेल यू कि वी हैव ऑल ऑफ अस एज अ ह्यूमन बीइंग हैव लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, or in other words finding out the facts from a particular paragraph or from a particular topic until unless we focus and read it more than one time. So जो सही तरीका है किसी भी रिसर्च पेपर से रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन निकालने का वो ये है कि आप सिर्फ एक दफा पढ़ के मुतमईन ना हो, एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ें। सर मेरा मैविच का जो है टॉपिक वो ठीक है, हम जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड ऐड करने को कहा है आपने, हम दोनों इसी वगैरह टॉपिक पे ऐड करें जो हमने आज प्रेजेंटेशन दी है। मैंने आपको एक बीच में एक क्लैरिटी का कहा था, अगर वो क्लैरिटी आपको मिल जाती है तो आप इसी टॉपिक पे ले चलें। आई मीन ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग करते हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर फ्रॉम माय साइड। देखें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग नॉवेल्स पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे जिंदगी में, ऐसे ही है?
जी सर। आप आई एम श्योर जिस असद है, असद पढ़ता है खवातीन डाइजेस्ट, या जो है वो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा आई नो के अखबार जहां बड़े शौक से पढ़ता है, या इज़ारुल हक है। इज़ारुल हक जो है वो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता है। तो आप सब लोग जब इन नॉवेल्स को पढ़ते हैं या इन पर्टिकुलर डोमेन्स को पढ़ते हैं, तो कभी आपने किसी सवाल किया कि मुझे बताएं कि सर इसको मैं इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं, या मुझे इसका फलान एक किसी ने एक नॉवेल लिखा हुआ है, एक कहानी लिखी हुई है, वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ऐसा होता है? समझ तो आ जाती है, वो पढ़ के जस्ट मैं ये पूछ रही थी कि टिप्स देते कि हम लोग उसको बेहतर तरीके से कैसे मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैरीन, जस्ट आंसर मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट। नो सर, हम लोगों की वो चॉइस होती है, या तो हम उसको लाइक करते हैं या फिर हमारे डिफरेंट आई मीन टू से कि जब भी आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, हम छोड़ देते हैं, मतलब हमारे टेस्ट होता है ना। हाँ, जिस तरह आप 3 औरतें 3 कहानियां आती हैं अखबार जहां में, तो वो पढ़ी है कभी आपने? नहीं सर, मेरी मदर बड़े शौक से पढ़ती है। जी सर। नो सर। वकास ने पढ़ी है, ही सेइंग कि मैंने पढ़ी है। तो आपने अगर वो पढ़ी है तो देखें उनमें कभी आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, आपको इजीली समझ आ जाती है क्या बात थी, किस औरत ने क्या मसला खड़ा किया और उसका क्या हल हुआ। तो समझ आ जाती है, पर ये सर इंग्लिश में बहुत हैवी इंग्लिश होती है। अच्छा, उसकी वजह ये देखें, अगर मैं इसको रिलेट करूं कि आज से अभी आप हैं से अब जिस तरह तारिक अजीज है, आज उसकी उम्र 35 साल है, तो जब तारिक अजीज जो था वो 5 साल का था, और अगर मैं उससे इस वक्त कहता कि आप 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ के मुझे समझाएं कि क्या कहना चाह रही है, तो क्या ये बता सकता था मुझे? नहीं सर। ओके, लेकिन जब ये हुआ 20 साल का, तो पढ़ना लिखना आ गया, तो फिर इसने कहानियां पढ़नी शुरू की उस टाइम पे। 20 साल की उम्र में भी शायद इसको समझ ना आता हो, लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद 22 साल 23 साल में इससे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं था 3 औरतें 3 कहानियां पढ़कर उसकी एक्सप्लेनेशन देने के बारे में। ऐसा ही है, ये फिनोमेना जो है वो रिसर्च पेपर पे भी एप्लीकेबल है। आप जितना पढ़ेंगे, आई रिपीट, जितना पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। आज अगर आपने पढ़ने शुरू किए हैं तो अभी आपको यकीनन समझ नहीं आ रही होंगी चीजें, बिकॉज आपका डोमेन नहीं है अभी, आपने अभी उसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया। ये दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट इंटरेक्शन विद द रिसर्च पेपर्स। आप डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजाना 5 पेपर पढ़ें। आई गारंटी यू कि आपका ये सवाल महदीन जो आज मुझसे आप कर रही हैं, एक महीने बाद आप मुझसे सवाल नहीं करेंगी। महरीन को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नहीं करूंगी, समझ आ गई बात सर। जी, तो हर चीज प्रैक्टिस में जब आती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है सर। So your understanding will improve if you keep reading, but if you will not read, then of course it is difficult to understand a simple research paper. रिसर्च पेपर जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि कम से कम इंफॉर्मेशन दी जाए ऑडियंस को, इसलिए शुरू में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उससे मुतालिक रेफरेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे कहीं और मिलेगी, वहाँ जाके पढ़ते हैं, वहाँ से तीसरी जगह पे पढ़ते हैं, एक आप समझें कि साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक साइक्लिक तो नहीं कहना चाहिए, एक सॉर्ट ऑफ रिएक्टिव प्रोसेस, कि आप रिएक्टिवली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पढ़ते हैं। तो अब ये जब आप पढ़ने के लिए इस रिएक्टिव प्रोसेस में पढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप जब इसमें इस प्रोसेस को मुस्तकिल करते रहेंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ दिनों में इस काबिल हो जाएंगे कि आपको हर चीज बड़ी अच्छी तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल आई अगेन लीव दिस आंसर टू योरसेल्फ। आप इस सवाल पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, जब आप पढ़ती रहें। अगर
सर मैंने पढ़े थे जिस मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि समवन सेइंग मी कि आप जस्ट जो है इंट्रोडक्शन एंड उसका कंक्लूजन पढ़ लें, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसे ही पढ़ने चाहिए या उसको ओवरऑल रीड करना चाहिए। नहीं तो मैंने जब वो डिफरेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन ऑफ पेपर, कि मुझे कौन सा पेपर आगे डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस सिलेक्शन को करना चाह रही हैं कि मैंने कौन सा पेपर डिटेल में पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स दैट इज द प्रोसीजर कि आप उसके कंक्लूजन को और उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के इस बारे में देखिए। आप जब कोई किताब सेलेक्ट करनी होती है आपने कि मैं किताब पढूं या ना पढूं, तो आप क्या पढ़ती हैं? अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे किताब खोल के देखें टाइटल सर, आप उसके कंटेंट को देखेंगी, आप उसके इदारिया लिखा पहला पेज लिखा होता है जिसमें उसने उसकी इंट्रोडक्शन दी होती है कि मैं इस पेपर में इस पर्टिकुलर बुक में क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी सर। आपने एक लाइब्रेरी में खड़ी हैं, आपने किताब सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करती हैं आप? सर पहले टाइटल देखती हूँ और अपना इंटरेस्ट देखती हूँ, किस इंटरेस्ट में मेरा किस में इंटरेस्ट है और फिर उसको टाइटल देखती हूँ, देन वो सेलेक्ट करती हूँ बस। और इसके अलावा भी तो कुछ देखती होंगी ना आप। किताब से 1000 पेज की किताब है और उसकी कीमत जो है वो 5000 रुपए है। सर उसका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगी कि जी मेरे से मुतालिक चीजें इसने अंदर मेंशन की हुई हैं। फिर आप हो सकता है कुछ टेबल ऑफ कंटेंट में किसी खास चैप्टर को खोल के देखें कि इस चैप्टर में इसने क्या बात की हुई है। वहाँ आपको कुछ अट्रैक्शन नजर आए, कुछ इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन नजर आए, कुछ पेज अच्छे हैं, कुछ उसकी तस्वीरें अच्छी हैं, कुछ इक्वेशंस अच्छी हैं, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये बुक अच्छी है, इसको। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अब अच्छा, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि हम इस पे दोबारा भी आएंगे, बट ये कि द मोर यू रीड इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज द आंसर फॉर अंडरस्टैंडिंग अ रिसर्च पेपर। जहां तक ताल्लुक है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर, सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल उस तरह सेलेक्ट करते हैं जिस तरह आप कोई किताब सेलेक्ट करते हैं कि मैंने इस किताब को पढ़ना है और ये पढ़ने के लिए मुझे 4 घंटे लगेंगे और मेरे 4000 रुपए लगेंगे, तो मैं ऐसी चीज सेलेक्ट करूं जो मुझे मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो और मेरे मकसद को पूरा कर रही हो। तो मेरीन आप सेलेक्ट इस बेस पे करेंगी। ठीक है सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर जी आवाज। यस सर आ रही है। तो जिसने सवाल किया था उसको समझ आई मेरी बात की? यस सर, सारे स्ट्रक्चर समझ आ गए हैं। ठीक हो गया। चले वील कंटिन्यू। अभी अगर हम ये बात करते रहेंगे तो काफी टाइम और गुजर जाएगा। आई वुड लाइक टू रिलीव द क्लास राइट नाउ। और जो मैंने आपको स्लाइड बताई है उसको गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और जो मैंने काम दिए हुए हैं उनको काइंडली इस पूरे वीक में कीजिए। और आई रिपीट के डेली बेसिस पे गिव एटलीस्ट 1 hour टू योर वर्क। Isolated 1 hour to your work, nothing else. Over to your work. So see you in the next class, inshallah. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Inshallah.